आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार राजनीति और सिर्फ राजनीति हो रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं एआईएम का पक्ष रखने के लिए। मौलाना गुलाम सरवर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती वजाद कासमी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सुबोई खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ संजीव उनियाल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मुफ्ती वजाद कासमी आपसे है, क्योंकि एआईएम पीएलबी की जो चिट्ठी है वो मेरे पास है और उस स्टेटमेंट में, उस नोट में जो बातें कही गई हैं वो मैं आपसे उन सवालों को उठाना चाहूंगी। इस चिट्ठी में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी के फर्क की बात कही गई है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जिन राज्यों में सरकार है, जिन राज्यों में सत्ताधारी है प्रधानमंत्री की पार्टी, उसका व्यवहार कथनी के बिल्कुल विपरीत है। और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उस पर उंगली उठाई गई है। ये कहते हुए उंगली उठाई गई है कि मदरसों पर आप कार्रवाई करते हैं लेकिन गुरुकुलों, मठों, धर्मशालाओं और धार्मिक संस्थानों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए अदिति, सवाल मैंने सुन भी लिया और इस तरह के सवाल सुनते सुनते मुझे पिछले 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री की कहनी में और करनी में फ़र्क है कि नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कहनी और करनी में फ़र्क है। ये मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ। ये देश के जितने बड़े संगठन हैं, इन्होंने देश के मुसलमानों के साथ जो धोखा किया है, जो गदर किया है, वो इतिहास में अपने आप में लिखा जाएगा। इन्होंने देश के मुसलमानों की लीडरशिप के नाम पर जिस तरह ये बिहार से लेकर के बिहार में एमएलसी बने, केंद्र में जो है किसी बड़े संगठन को राज्यसभा दी कांग्रेस ने, फिर किसी दूसरी पार्टी ने राज्यसभा दी, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान तमाशे की तरह देख रहा है। और ये भी देख रहा है कि ये लोग सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे नाम पर चंदा लेकर हमें एक हॉस्पिटल, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा प्राइमरी स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं दे सके, हमें शिक्षा की तरफ नहीं ले जा सके। हमेशा सिस्टम के खिलाफ इन्होंने लड़ाया है। और मैं आदिति, मेरा घर खुला हुआ है और मैं दावत देता हूं पूरे देश की एजेंसियों को, आ जाइए मेरे घर में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे अपने घर का सर्वे कराने में क्या दिक्कत है आदिति? मैं कहता हूं दारुल का दामन साफ है, मज़ाहिर का दामन और पूरे हिंदुस्तान के मदरसों का दामन साफ है, लेकिन कुछ मौलवियों का दामन आदिति साफ नहीं है, जिनके पासपोर्टों पर बगैर किसी बिजनेस के, बगैर किसी कंपनी के, बगैर किसी तिजारत के 50-50 वीजा लगे हुए हैं। अफ्रीका से लंदन तक के, दुबई से कतर तक के वीजा लगे हुए हैं। वो सरकार को और देश की एजेंसियों को नहीं बता पाएंगे कि किस बिजनेस के तहत वो 50-50 और 100-100 मुल्कों का सफर कर चुके हैं, जबकि उनका ना कोई बिजनेस है, ना कारोबार है, ना शॉप है, कुछ नहीं है उनके पास। वो अपनी कहनी और करनी को छुपाने के लिए आज सरकार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, योगी जी पर और इस सरकार पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मदरसों का दामन साफ है, इन मौलवियों का दामन साफ नहीं है। ठीक है कलीमुल हफीज, यहाँ पर मुफ्ती वजाद कासमी ने कहा अगर दामन साफ है तो कुल मिलाकर उनकी कहने की जो मंशा वो यही, जब दामन साफ है तो फिर डर काहे का? देखिए आदित्य जी, हमारे बुजुर्गों ने जब संविधान बनाया तो उसमें एक आर्टिकल 30 बनाया और उस आर्टिकल 30 में बाकायदा इस बात को यकीनी बनाया गया कि अल्पसंख्यक अपनी शनाख्त, अपनी तहजीब, अपने मज़हब की तालीम दे सके, ख़ुद उसे मैनेज कर सके और ताकि उनका अपना जो कल्चर महफूज रहे, अपना दीन महफूज रहे। उसी के तहत ये तमाम मदारिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी तालीम, अपनी दरसगाह खुद बनाएं, खुद चलाएं। सरकार को उस पर सख्ती से मना किया गया कि उस पर मदाखलत ना करे। आर्टिकल में ये मेंशन करने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि ये पता था हमारे बुजुर्गों को कि सरकारों की नीयतें ख़राब होती हैं। उनके पास इस तरह के एजेंट होते हैं, जैसे अभी मुफ्ती साहब थे, वो इस तरह के बरगलाते हैं बातों को। जो असल मुद्दा ये है कि जब सरकार से वो कोई ग्रांट नहीं ले रहे, जब वो मदरसे किसी तरह का सरकार से कोई मराद हासिल नहीं कर रहे, तो सरकार को कोई अब इख्तियार नहीं है
कि उन पर मदाखलत करे। तो ये सर्वे के थ्रू जो सरकार मदाखलत करना चाहती है, इसके हम खिलाफ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम मत करो टीवी पर बैठ करके, तुम बकवास मत करो अपनी, और तुम आर्टिकल का हवाला देते हो। क्या देखिए अदिति जी, इस शख्स को जो यहाँ बिठाया हुआ है, आपने किस कैपेसिटी में बिठाया? अरे सीमी सिर्फ किसने पैदा की? पॉपुलर फ्रंट किसने बनाया? आरएसएस ने नहीं बनाया, तुम लोगों ने बनाया था। सीमी तुम लोगों ने बनाई थी, बजरंग दल ने सीमी नहीं बनाई थी। फिर यहाँ बैठकर आर्टिकल की बातें ना करो, यहाँ बैठकर आर्टिकल की बातें ना करो, और किसी पर जाति हमले मत करो, किसी पर जाति हमले मत करो। सीमी तुमने बनाई है, पीएफआई तुमने बनाई है। जाति नहीं कर रहा हूं, कुछ तुमने बनाया, आप जाति कर रहे हैं। आप आर्टिकल की बात करिए कि आखिर क्या वजह है जो सरकार मदरसों में मदाखलत कर रही है, क्यों सर्वे करा रही है? जब सरकार अपने जो ग्रांट एंड एड मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तक नहीं दे पा रही, उनकी हालत को बेहतर नहीं कर पा रही, तो आखिर उन मदरसों को क्यों छू रही है जिनको वो ग्रांट भी नहीं देती? सवाल यहाँ ये है। नहीं, लेकिन जो पॉइंट वो उठा रहे हैं, मैं बोलूं या पैसे लाओगे? नहीं, आप एक तो दूसरों को सर्टिफिकेट मत दीजिए कलीमुल हफीज, पहली बात सुनिए ध्यान से, सर्टिफिकेट मत दीजिए किसी को, किस कैपेसिटी में निजी हमले करने की जरूरत नहीं है। सर सुन लीजिए प्लीज कलीमुल हफीज, निजी हमले करने की जरूरत नहीं है। नहीं, और एक बात मुझे बताइए, अगर कहीं पर अगर मदरसों पर एक्शन लिया गया है तो उसके लिए एक वजह दी गई है। आप कोई ऐसा मदरसा बता दीजिए, सूची गिनवा दीजिए जहां पर बिना वजह मदरसों को टारगेट किया गया। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार का डिसीजन है कि वो मदरसे जो सरकार से, पहले इन्हें खामोश कर दीजिए तब बोलूंगा मैडम मैं, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब करेंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे पर्सनल। मैं कह रहा हूं सवाल ले लो, आपका कोई सवाल से मतलब नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए उनके सवाल का जवाब, मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, आराम से। आप इन्हें पहले चुप कराइए, पहले इन्हें चुप कराइए, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, आराम से चलिए। को ग्रांट नहीं देती है तो क्या दुबई, कतर, अफ्रीका से चंदा लाओगे? चुप कराइए, मैं बोलता हूं। सरकार ग्रांट नहीं देगी तो ठीक है, जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए मुफ्ती वजाद कासमी, जवाब ले लीजिए कलीमुल हफीज, जल्दी से दीजिए जवाब दीजिए। देखिए वो मदरसे जिनको सरकार ग्रांट देती है उनकी भी 5 साल से सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी गई है, उनका हाल बेहाल है। उनके जो टीचर्स हैं वो दर दर भटक रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। इसकी शिकायत हमने जब सदन में सरकार से की तो सदन में अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि हाँ 5 करोड़ रुपए बकाया है वो हम देंगे, वो आज तक नहीं दिए गए। तो सवाल ये है कि जो सरकार अपने पुराने वादे को भी पूरा नहीं कर रही है, तो जो नया शगुफा छोड़ दिया उसने कि वो मदरसे जिनको ग्रांट एड नहीं दी गई है उनके भी वो सर्वे कराना चाहती है, तो उसकी मंशा पर सवाल उठता है। वो ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों, क्या तुम उनको उनका डाटा कलेक्ट करके उनको परेशान करोगे, उनको हरास करोगे? ये हमारा, इसीलिए हमारे सदर साहब ने कहा कि ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जवाब आप नहीं दे रहे हैं यहाँ पर कलीमुल हफीज, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट अब मैं लूंगी बाकी गेस्ट का। यहाँ पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मैंने आपसे बोला ऐसे मदरसों की सूची आप गिनवा दीजिए जिन मदरसों पर एक्शन लिया गया हो गलत वजहों से, लेकिन आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब जल्दी से कॉमेंट यहाँ पर लूंगी मैं, मौलाना गुलाम सरवर आपका और उसके बाद सुबोही खान, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, सवाल तो आपका समझ में क्यों है? नहीं, गलत असल में इसको एक लाइन में कभी भी गलत और सही करार नहीं दिया जा सकता है। ये एक लाइन का मसला नहीं है, कई नजरिए से इसको देखना होगा। मदरसे का सर्वे हो इस बात पर पूरी तरह से मैं मुत्तफिक हूं, और ये मुसलमानों के लिए शायद बेहतर होगा। सरकार अगर ये करना चाहती है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं कि सर्वे हो। लेकिन मैं बुलडोजर डेमोक्रेसी का शुरू से डे वन से विरोध करता हूं। देश की संपत्ति है और जहां जहां भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या बेहतर होता अगर मदरसे के मैनेजमेंट से कोई कमी हुई है तो जो वो ईंट का, सीमेंट का और वो जो इमारत जो खड़ी है उसने तो कोई गलती नहीं की है, आप उसको क्यों गिरा रहे हैं? मैनेजमेंट में किसी के साथ कुछ हुआ होगा, हो सकता है उसके आय व्यय में कोई गबन का मामला हो, उसकी शिक्षा प्रणाली पर आपको हो सकता है कुछ आपत्ति, ये माना जा सकता है, लेकिन उसकी इमारत आप गिरा रहे हैं। और इमारत अगर अवैध है, अवैध
और वैध तो अभी तक परिभाषित ही नहीं हुआ। यहाँ 20-20 साल तक मकान बन रहे हैं सरकार की नजरों के सामने, और फिर सरकार 20 साल के बाद उसको अवैध कर दे रही है। तो ये मैं चाहता हूं कि सर्वे हो, पारदर्शिता आए, सरकार इसको अपनी नजरों में रखे, और मॉडर्न एजुकेशन की वकालत सारे लोग अब कर रहे हैं, तो इसमें कहीं विवाद कहां रह जा रहा है साहब? क्या हम मॉडर्न मतलब एजुकेशन के साथ इस्लाम को अपना नहीं सकते क्या? ऐसा तो कहीं कोई मामला नहीं है दुनिया में कि लोग, अगर कोई बहुत बड़ा लॉयर्स है तो वो मुस्लिम नहीं हो सकता, बहुत बड़ा डॉक्टर्स है तो मुस्लिम नहीं हो सकता, बहुत बड़ा लीडर्स है तो मुस्लिम नहीं हो सकता। इस्लाम इतना नाजुक और कमजोर मजहब तो है ही नहीं। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर, उसको आधुनिकता के नाम पर जो अगर सरकार कुछ करना चाह रही है छेड़छाड़, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और सर्वे तो कई नजर से बेहतर है, सर्वे से कम पता तो चले सरकार को भी और आवाम को भी, देश को भी, कि मदरसे हैं कितने, कर क्या रहे हैं, क्या वाकई जिन उद्देश्यों से मदरसे खोले गए हैं वो उद्देश्य और लक्ष्य की तरफ मदरसा बढ़ रहा, या कहीं उससे नुकसान कौम का और समाज का तो नहीं हो रहा, कि चंदा कलेक्शन हो रहा और जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा। तो हैं ये सारी बातें, लेकिन बुलडोजर जो चलाया जा रहा, इस पर मैं कहीं भी सरकार के इस कदम से सहमत नहीं हूं कि आप किसी भी बात पर अभी कुछ समझा नहीं, कुछ सोचा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ बताया नहीं देश को, समाज को, और बुलडोजर लाया और गिरा दिया। तो इस पर जो है पुनर्विचार की आवश्यकता है। मैं विनती करूंगा तमाम सरकारों से कि बुलडोजर पॉलिसी पर एक बार आप लोग पुनर्विचार करें। और ये जो मांगे उठ रही है, जो अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी भी कह रहे थे सर्वे होना चाहिए, मैं तो स्वागत करता हूं, सरकार करे सर्वे। सर्वे को हम इंटरफेयर नहीं मानते। क्या इंटरफेयर? आप सर्वे ही तो करेंगे ना, आप काउंटिंग तो करेंगे, आप पोजीशन तो देखेंगे। हम तो दिखाने को तैयार हैं, इसमें छुपम छुपाए का कोई खेल थोड़ा ना है कि हम आपसे कहेंगे कि मेरा सर्वे मत करो। आप मदरसे का भी सर्वे करो, मेरा भी सर्वे करो, मेरे आय के स्रोत को भी देखो। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा था 2022 तक सबको घर देंगे, जल्दी सबका सर्वे होना चाहिए। मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जैसे कि असम और यूपी में मदरसों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, वैसे ही एक्शन की जरूरत बिहार में भी है। क्या मदरसों पर एक्शन को लेकर, या उनके सर्वे को लेकर, या उनके रिकॉर्ड्स को जांचने को लेकर, क्या उसके पीछे राजनीति है, या फिर वो इस वक्त की मौजूदा चैलेंजेस को देखते हुए जरूरत है? जी अदिति, देखिए, किसी भी विषय पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस विषय को इस्तेमाल करके अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी सलाह और मेरी प्रैक्टिस हमेशा ये होती है कि आप किसी भी विषय को एक साक्षी भाव से देखिए, एज अ विटनेस, कि क्या सही है और क्या गलत है। बार बार अनुच्छेद 30 की बात आती है, मैं एक वकील होने के नाते उस पर क्लैरिटी देना चाहती हूं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक को यह अधिकार देता है कि वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स की नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। आप लोग आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करके जो मदरसे खोल रहे हैं, वो उसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, लेकिन फिर भी चलिए, अगर चल रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूं कि सर्वे से उन्हीं लोगों को दिक्कत हो सकती है जो मदरसे की आड़ में कुछ ना कुछ गलत अपना एजेंडा चला रहे हैं। अरे सर्वे होने के बाद निकलने दीजिए कौन से सही मदरसे हैं, कौन से रिकॉग्नाइज्ड हैं, कौन से नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसके बाद जो तय होगा वो होगा। अभी जो है कलीमुल हफीज जी ने बोला कि कुछ मदरसा के टीचर्स की सैलरी नहीं दी गई। अरे साहब, इसलिए नहीं दी गई क्योंकि बहुत सारे मदरसे तो सिर्फ कागज पे खुले हुए हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, सरकार से ग्रांट ले रहे हैं, ना मुसलमान बच्चों तक कुछ पहुंच पा रहा है, ना ही एक्चुअली जो मदरसे के टीचर्स हैं उन तक कुछ पहुंच पा रहा है। तो ये जांच तो होने दीजिए कि सरकार का पैसा भी कहां जा रहा है, कहां नहीं। ऐसे ही खुल्लम खुल्ला बट रहा है, बंदर बाट हो रहा है, मुसलमान बच्चों का तो कोई उद्धार नहीं हो रहा है। आपको क्या परेशानी है? आपकी सैलरी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अगर सर्वे हो जाएगा और पता चलेगा। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदिति, मैं एक बात बोलना चाहती हूं, जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो मुसलमान बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्या वो नहीं जानते कि केरल में अभी 55 साल के एक अलियार गिरफ्तार हुए, जिनको बुक किए गए, ट्रायल हुआ, कन्विक्शन हुआ, पॉक्सो एक्ट में 11 साल के मुसलमान बच्चे का शारीरिक शोषण करते थे वो मौलाना।
हम लोग प्रवास करते थे, हमने देखा उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, वहां पे बॉर्डर में इतने सारे मदरसे खुले हैं, कौन चला रहा है नहीं पता, पैसा कहां से आ रहा है नहीं पता। तो एक बार सर्वे हो जाने दीजिए, सरकार द्वारा अनुदान भी उन मदरसों को मिले। लेकिन मैं एक सजेशन सरकार को भी देना चाहती हूं कि सरकार से जो भी मदरसे अनुदान ले, उन मदरसों में जो अपॉइंट हो पढ़ाने वाले, जो मौलाना हो या जो इमाम हो, वो भी सरकार द्वारा अपॉइंट होने चाहिए। उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए कि वो मेंटली हेल्दी भी हो उन बच्चों के जीवन को सुधारने या बर्बाद करने के लिए। उनको प्रॉपर ठोक बजाने के बाद ही उनको बच्चों का भविष्य के साथ खेलने दिया जाना चाहिए। अदिति, ठीक है, इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। सुन रही हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ ये समझना चाह रही हूँ इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सरकार का स्टैंड ये है कि हम तो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस तरह के आरोप, सियासत की क्या गुंजाइश है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चिट्ठी में ये लिखता है कि भेदभाव किया जा रहा है, आप मदरसों पर एक्शन लेते हैं, आप गुरुकुलों पर, मठों पर, धर्मशालाओं पर, दूसरे धार्मिक स्थलों पर एक्शन क्यों नहीं लेते। और साथ ही ये कहा जाता है, जब इस तरह की बातें की जाती हैं कि यूपी और असम में जिस प्रकार मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है, इस संबंध में मामूली उल्लंघन को मामूली बताया जा रहा है। इस चिट्ठी में मामूली उल्लंघन को बहाना बनाकर मदरसों को बंद किया जा रहा है, इनकी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो यानी ये तो आप मानेंगे कि उल्लंघन हो रहा है ना। अब वो देखने का पैमाना सबका अलग अलग है, लेकिन इसमें तो ये तो एडमिशन है कि मामूली उल्लंघन तो हो ही रहा है। अदिति, मामूली नहीं, बहुत बड़े बड़े उल्लंघन। मैं चिट्ठी के हवाले से कह रही हूं, सुबोही खान, सुमैया राणा से बात कर रही हूं, प्लीज सुमैया राणा। देखिए अदिति, जी मैं बोल रही हूँ। देखिए अदिति, ये जो कल से सुनाई दे रहा है कि मदरसों का सर्वे किया जाएगा, तो सर्वे किस हवाले से किया जाएगा ये भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों के हकूक या बच्चों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए, वो मदारिस जिन वायदों के साथ उनको इमदाद मिलती है, वो वाकई में बहुत से ऐसे मदारिस हैं जिनको मैं भी जानती हूँ जो सही तरीके से उन बच्चों तक नहीं पहुंचते हैं। तो अगर सर्वे उस रूट पर हो रहा है तो यकीनी तौर पर ये फायदेमंद होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का जो विश्वास है, जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का नारा था, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है। वो उस विश्वास को जीतने में असफल हुए। सुमैया राणा, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपने शायद खुद को म्यूट कर लिया है। नाराजगी है कुछ लोगों की कि जो सुमैया राणा, आपने शायद खुद को म्यूट कर लिया है। जो सुमैया राणा ये कहने की कोशिश कर रही हैं, जितना मैं समझ पाई उनके जवाब को, कि यूपी सरकार की एक को लेकर एक परसेप्शन की बात उन्होंने यहां पर की है। संजीव उनियाल जी, यहां बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो, चाहे वो AIM-PLB की चिट्ठी हो, या फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट हो, एक ही बात जो विपक्ष है वो पूछ रहा है, और वो ये कि आप मदरसों की जांच की बात करते हैं, उनके सर्वे की बात करते हैं, आप गुरुकुल, मठ या फिर दूसरे धार्मिक संस्थानों का सर्वे कब कराएंगे? अदिति, हर्ष का विषय मुझे लगता है कि कितने टाइम से ड्यू था ये सब कुछ। इतने साल सरकारें चलती रहीं, परंतु निरंतर उन्हीं की लीपापोती करती रहीं। कथनी करनी की बात ये कर रहे थे तो मुझे लग रहा था जैसी करनी वैसी भरनी। अगर जिसने गलत किया है उसके लिए सर्वे होना चाहिए, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का सर्वेक्षण होता है, चाहे किसी आर्मी हॉस्पिटल का होता है, चाहे किसी स्कूल का होता है, चाहे किसी मदरसे का होता है। इसमें गलत क्या है? अगर कोई सर्वेक्षण हो रहा है और उसमें बेनिफिट किसका होने वाला है, वो जब सर्वेक्षण के आंकड़े आएंगे तो अपने आप ही क्लैरिटी के साथ पता लग जाएगा कि ये कोई नहीं कह रहा कि वहां पर पत्थर फेंकना सिखाया जाता है, ये कोई नहीं कह रहा कि किसी भी धर्म यात्रा, शोभा यात्रा में पत्थर फेंकने वाले मदरसे से निकलने वाले बच्चे हैं, ये कोई नहीं कह रहा है। क्यों एडमिशन कर रहे हैं इस तरह का ये लोग? इससे ये पता लगता है कि इनके चोर की दाढ़ी में तिनका, ये क्यों प्रूफ करना चाहते हैं, ये एडमिशन क्यों दिखाना चाहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी।
ऐसे उसको प्रूव करना चाह रहे हैं। मुझे इसी लगता है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मदरसों से बहुत अच्छे मुस्लिम युवक निकल चुके हैं, बहुत अच्छे सिटीजन्स निकल चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देयर नंबर ऑफ पीपल जिनको हम की कोट कर सकते हैं, परंतु हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब भी सुशासन की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस की बात होती है, वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो स्टेट का सब्जेक्ट जब होता है तो लोग ये क्या कहते हैं कि आप उनके ऊपर आईपीसी के सेक्शंस लगाइए, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं। तो आज अगर उसके लिए कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी, दोबारा से मुझे मिसकोट ना करें कि मदरसों से इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि आप पत्थर फेंकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां भी अच्छे, परंतु लेकिन फिर ये सवाल उठता है ना उनियाल जी, फिर वही सवाल उठता है ना जो एआईएम पीएलबी ने अपनी चिट्ठी में भी पूछा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी ये कह रहे हैं ना कि भाई मदरसों की जांच होनी चाहिए, बिहार में मदरसों की जांच होनी चाहिए। फिर ये सवाल उठता है जब आप मदरसों की जांच की बात करते हैं तो आप दूसरे शिक्षण संस्थानों की जांच की बात क्यों नहीं करते? ये सवाल उठता है, ये सवाल उठता है। और मुझे बताया कि सुमैया राणा इस वक्त हमारे साथ है। सुमैया राणा, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो आप बात पूरी कर लीजिए। जितना मैं समझ पाई थी, आपने अपने जवाब में ये बात कही कि दरअसल यूपी सरकार की एक परसेप्शन का जिक्र आपने किया, इसलिए आपके मन में डर है। आप बात पूरी करें, स्पष्ट करें। सुमैया राणा जी, सवाल दोहरा दें अदिति प्लीज। सुमैया राणा, उस समय आपके साथ संपर्क हमारा टूट गया था, आप यूपी सरकार को लेकर एक परसेप्शन का जिक्र कर रही थी, जितना हम समझ पाए आपका, क्योंकि उसके बाद आपका ऑडियो यहां पर आना बंद हो गया था, हम तक पहुंचना बंद हो गया था। आप अपना रुख और क्लियर करें, और मैं चाहूंगी आप ही की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बख्श जरा सुन ले वो क्या कह रहे हैं इस पर, सुनवाइए। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में खास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक्तिसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे खुद खोलकर, प्राइवेट मदरसे खोलकर उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से दे दे, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने। तो यहां पर आपने सुना शफीकुर रहमान बख्श ये कह रहे हैं कि अगर जांच ही करानी है और इस जांच पर विराम लगाना है तो बेहतर होगा कि स्टेट इसे फंड कर दे। अभी थोड़ी देर पहले सुबही खान ने यही कहा था कि एक बार इन मदरसों को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए और उसके बाद सरकार की तरफ से हो सकता है इस तरह की कोशिश की जाए, क्योंकि सरकार ये कह रही है हमारी कोशिश है कि छात्रों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच पाए और इसीलिए इन छात्रों का रिकॉर्ड जरूरी है। सुमैया राणा, तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है? सरकार तो छात्रों के भले की बात कर रही है, स्कीम्स का फायदा पहुंचाने की बात कर रही है, इसमें मजहबी एंगल कौन ला रहा है? अदिति जी मेरी आवाज शायद उस वक्त आप तक पहुंच नहीं पाई थी। मैंने यही बोला था कि यकीनी तौर पर मदरसों में जो इमदाद आती है और वो जो सही तरीके से पहुंचनी चाहिए बच्चों तक, मुझे पता है कि बहुत से ऐसे मदारिस हैं, मतलब ज्यादातर जिनमें ऐसा नहीं होता है कि बच्चों तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस पर से जो खासकर मुसलमानों का जो विश्वास उठा हुआ है, जो ये हर थोड़ी थोड़ी बात पे बेवजह बुलडोजर चलाने लगते हैं, ये उसका खौफ है। अगर ये सर्वे वाकई ईमानदारी से हो तो यकीनी तौर पर ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के हक में जा सकता है। लेकिन क्योंकि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है और यहाँ पर पहले भी मदरसों को किस तरीके से टारगेट किया जाता रहा है कि वहां से आतंकवाद निकलते हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री, तो ये सारी चीजों को पहले किनारे करके और एक सही तरीके का, जिस तरह किसी अस्पताल के सर्वे में नियत साफ होती है, किसी हिंदी मीडियम के स्कूल में सर्वे साफ होता, नियत साफ होती है सर्वे कराने में, और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनमें नियत साफ होती है, अगर उसे साफ नियति के साथ सर्वे कराया जाए तो मुझे लगता है इस सर्वे में कोई नुकसान नहीं। ठीक है, मुफ्ती वजाद कासमी। आदिति, मुझे सिर्फ दो बातें रखनी है, ठीक है, और मैं समझता हूं कि हमारा डिस्कशन जो है ना कुछ क्लियर हो जाए सारी। सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त मदरसा दिख रहा था। अब आप दो बातें कर रही हैं, अब आप दो बातें कर रही हैं। आप एक तरफ प्रॉब्लम गिना रही है और कह रही है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, दूसरी तरफ आप ये कह रही है कि अगर छात्रों का भला होता है तो अच्छी बात है। तो एक ही स्टैंड हो सकता है, दोनों बातें तो एक साथ हो नहीं सकती ना सुमैया राणा जी, दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो पाएंगी। क्या कहा? ठीक है, जवाब ले लीजिए। अभी मुफ्ती वजाद कासमी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब ले लीजिए पहले। हाँ, हमारे एक साथी आदिति पैनलिस्ट जो हैं वो बुलडोजर की बात कर रहे थे कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं दिल्ली का एक एग्जांपल आपको एक उदाहरण देता हूं।
आप जब निजामुद्दीन की तरफ आएंगी इंडिया गेट से, तो डीपीएस स्कूल है निजामुद्दीन फ्लाईओवर के बिल्कुल बराबर में। तो डीपीएस के पीछे एलएनडीयू की एक जगह है और वहां पर एक छोटी सी मस्जिद वक्फ बोर्ड की कभी हुआ करती थी बराबर में, लेकिन अब उसको बढ़ा करके एलएनडीयू की जमीन पर एक बड़ा सा मदरसा बना दिया है। आजम खान की एक टीम रहती है दिल्ली में, जिन्होंने खनन माफिया थे उस टाइम के और बहुत मोटा पैसा कमाया था, उनकी उसमें देख रेख में वो मदरसा बन गया है। अब मैं गुलाम सरवर साहब बीच में कह रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि एलएनडीयू कल को जागेगा और अपनी जमीन वापस लेगा तो बुलडोजर ही तो चलाया जाएगा, तो उस पर क्या किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि हम यहां बैठ करके ये क्लियर करें कि अगर सरकार की जमीन पर मदरसा बना हुआ या इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर पक्का है, कंफर्म है। और दूसरी बात जो हमारी बहन सुमैया अभी कह रही थी, उन्होंने अदिति कुछ चीजें एडमिट कर ली हैं कि जैसा कि मदरसों में जो होना चाहिए बच्चों की ताल्लुक से जो फंड आ रहा है, खबर है सरकार को खबर नहीं है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, आपको खबर है? सरकार को भी नहीं, सरकार को गुलाम खबर भाई, है तो सरकार पहले को भी खबर है। यही वहां तो के लोगों ने सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों ने सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है, कैसे निर्माण हाई कोर्ट भी गए हैं लोग और हाई कोर्ट ने उसको हटाने के लिए कहा है। ये भी आपको पता साहब, आपको ही चेयरमैन साहब मेरी बात सुन लीजिए कॉर्पोरेशन का। हाँ, यही तो तो बन जाएंगे चेयरमैन भी, आप क्यों फिक्रमंद हैं? मतलब अरे गुलाम साहब चेयरमैन होश में आए क्यों तो क्या किए? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किए? सब लूट गया। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिन में निर्माण हो रहा है और नगर पालिका की टीम घूम रही है, सारे वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे गुलाम साहब, हाई कोर्ट लोग चले गए हैं, हाई कोर्ट ने उसको हटाने के लिए बोल दिया है और वो हटेगा, बुलडोजर से जाने की नौबत ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। वो हटेगा और बुलडोजर से हटेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो कैसे बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अब हाँ, तो वो तो होता ही है भाई, इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो अभी ये नोएडा में इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी, तो ये क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था? तो देश की संपत्ति गई ना अरबों खरबों की। बहस को खराब मत कीजिए, तो उसका इस्तेमाल कर लेती। वक्त को जाया मत करें गुलाम भाई, इस चीज को एडमिट करें, मस्जिद हो या मदरसा हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो बुलडोजर से गिरेगा, बस इसको एडमिट करें। इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो पहले कंस्ट्रक्शन कराने वाले को जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल मैं हिमायत नहीं करूंगा बुलडोजर का। आप बिल्कुल भेजेंगे, एफआईआर भी होगी उनके खिलाफ, एफआईआर भी होगी और हम जैसे लोग खड़े होंगे उनके खिलाफ एफआईआर करने में। आप सिर्फ एक नाम बताइए, चलिए इसी ट्विन टावर में कौन लोग जेल गए? नोएडा अथॉरिटी से कितने लोग जेल गए? चली गई। मदरसाज की बहस है, प्रशासन का कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? मुद्दे पर रहिए आप, स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। आदिति, मैं बात पूरी कर लेता हूं। ठीक है मुफ्ती वजाद कासमी, जल्दी से। जी, दूसरी बात यह है आदिति कि मेरी बहन ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि जो इमदाद वहां आती है बच्चों को वाकईतन पूरी नहीं पहुंच पाती। मैं ये कहता हूं सरकार सर्वे कराए, हर सारे मदरसों का कराए, और मुझे मेरा यकीन है, मैं कह रहा हूं जी पर कि अल्लाह का फजल है, मदरसों का दामन साफ है, ना मदरसे वालों को डरना चाहिए और ना हम मुसलमानों को डरना चाहिए। गलत बयान दे रहे हैं। अब जब सरकार की अगर दामन साफ सरकार की जो स्कीमें है आदिति, सरकार की जो स्कीम है, मुसलमान उनको उनसे फायदा उठाता है, तो मुसलमान तो मदरसों में भी सरकार से फायदा उठाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार मदरसों के लिए अच्छे कदम उठाएगी। ऐसे हैं जो शक के दायरे में, जो सिर्फ चंदा करते हैं, धंधा करते हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है नहीं करते। आप भाई सर्वे में वही तो सामने आ जाएंगे। वो मदरसे नहीं है गुलाम सरवर, वो मदरसे नहीं है, वो मौलाना है धोखेबाज। वो धोखेबाज मौलाना है, वो मदरसे, उनको मदरसा ना कहें आप, वो धोखेबाज मौलाना है जो कौम से मदरसों के नाम पर चंदा वसूल करते हैं। और ऐसे 50 मौलाना इस देश में मिल जाएंगे आपको, जो अब दुबई खड़े हैं, अब कतर खड़े हैं, अब अफ्रीका खड़े हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात फिर से दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी, प्लीज दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मदरसों को लेकर और बिहार में मदरसों की जांच को लेकर क्या कह रहे हैं? अगर वहां का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओवैसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। जब भी
अल्पसंख्यक समाज की या मुस्लिम समाज की तरक्की की कोई बात होती है तो ओवैसी साहब को या समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत होती है। अगर छात्रों की भलाई हो रही है, अगर मुस्लिम छात्र आगे बढ़ रहा है, अगर मुस्लिम नौजवान शिक्षित हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, तो इससे ओवैसी जी को और समाजवादी पार्टी जी को क्या दिक्कत है, या आपको उनसे पूछना चाहिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वार पलटवार, राजनीतिक वार पलटवार हो रहा है यहाँ पर, और लगातार जो रिएक्शंस है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबोई खान, आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से आपका कमेंट। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरी बहस है, कोई कह रहा है कि मदरसों पर आज बात क्यों की जा रही है, जब देश के सामने तमाम तरह के चैलेंजेस हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी के चैलेंजेस की बात की जा रही है, इकोनॉमी के चैलेंज की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि ये आप मदरसों पर एक्शन ले रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ मदरसों पर एक्शन क्यों ले रहे हैं? आप जो गुरुकुल हैं, जो दूसरे धार्मिक संस्थान हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जी अदिति, देखिए, देश के सामने जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या है राष्ट्रीय सुरक्षा, जो हमारी अक्सर खतरे में आ जाती है, क्योंकि जो भी विदेशी ताकतें हैं वो हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे प्रदेश में अलग अलग जगह जो है मोर्चे संभाल कर बैठे हुए हैं, स्लीपिंग सेल्स हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे भी गिरिराज सिंह जी की बाइट आप चला रही थी, मैं बिल्कुल उनकी बात को समर्थन करती हूं कि बॉर्डर एरियाज में बहुत जगह ऐसे मदरसे खुले हुए हैं जिनका संचालन कौन कर रहा है, कौन चला रहा है। जैसे मैंने आपको बताया बलरामपुर में, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आई हूं। मुझे बताइए कौन सा आश्रम, कौन सा मठ या कौन सा गुरुकुल बॉर्डर एरियाज में खुला हुआ है? नॉर्मल शहरों में खुलते हैं, सब लोगों का आवागमन होता है, सब लोग आते जाते हैं, सबकी नजरों के सामने होता है। ऐसे मदरसे जो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन चला रहा है, उनकी जांच में आखिर समस्या किसको हो सकती है? यहाँ पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज में हैं, आपने वक्त निकाला है तो शुक्रिया बहुत बहुत। आजकल आपके मदरसों को लेकर जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार सुर्खियों में। चाहूंगी सर, देश जी न्यूज के जो करोड़ों दर्शक हैं इस वक्त वो आपसे सुनना चाहेंगे, मदरसों को लेकर जो आपने सवाल खड़े किए हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। सवाल तो खड़ा करने का काम किया है ओवैसी ने। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, मुस्लिम युवकों को अच्छी एजुकेशन शिक्षा मिले, इसके लिए मदरसों का अगर सर्वे होता है, मदरसों को अच्छी व्यवस्था विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए दी जाए, ये क्या गुनाह है? काहे को ओवैसी को चिंता है? और मैं तो कहता हूं कि बिहार में भी और देश में भी सभी मदरसे का होना चाहिए, क्यों नहीं हो? अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। ये भी होनी चाहिए, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कौन लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उनको फ्यूचर का ज्ञान दे रहे हैं या उनको इधर उधर की बातें बता रहे हैं। इसलिए मदरसे का सर्वे होना चाहिए, और मदरसे का सर्वे नहीं होगा तो आने वाले दिन में ये लोग मुसलमानों को अच्छी शिक्षा, युवक को अच्छे मुसलमान नहीं बना पाएंगे। जैसा कि आपने खुद कहा गिरिराज जी कि असदुद्दीन ओवैसी, उनके स्टेटमेंट्स का आपने जिक्र किया, वो तो ये कह रहे हैं कि मदरसे का सर्वे आप करा रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मदरसे का सर्वे नहीं है, ये तो आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की जा रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? भाई, ये जो ओवैसी है ना, ये इनकी सोच 2022 की नहीं है, 2024 की नहीं है, ये 1906 की सोच है। ये उनका सोच 1906 का है, जो कभी जिन्ना ने भारत में 2 राष्ट्र की कल्पना की थी, अब ये फिर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। क्या मुसलमानों को अच्छी शिक्षा नहीं देनी चाहिए? क्या मुसलमान के बच्चों को ये, अगर एनआरसी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं देश में एनआरसी सबके लिए होना चाहिए, हर नागरिक का एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इसको मदरसे से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मदरसा में केवल एजुकेशन के दृष्टि से किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि मैं बिहार का हूं, बिहार के मुख्यमंत्री को भी चाहिए, यहाँ जितने सीमावर्ती हैं, बांग्लादेश से सीमा जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है,
और उन मदरसों का और पूरे बिहार के मदरसों का भी इसी ढंग से सर्वे होना चाहिए। आपने बिहार के मदरसों के भी सर्वे की बात की है, क्योंकि उन मदरसों को लेकर कंसर्न्स जाहिर किए गए हैं, मैं उस पर आऊंगी गिरिराज जी। मेरा एक और सवाल जो उससे पहले है, क्योंकि आपने खुद एनआरसी शब्द का इस्तेमाल किया, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये मिनी एनआरसी है, ये सर्वे के नाम पर मदरसों को खत्म करने की साजिश है। आप इन दोनों आरोपों पर, उनके इन चार्जेस पर क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका। भारत सरकार, यूपीए की सरकार और किसी सरकार की ये मानसिकता नहीं, लेकिन मदरसा में पढ़ रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा, विज्ञान की जानकारी, कंप्यूटर आज तकनीक की जानकारी, अगर एक तरफ धर्म की शिक्षा मिले तो दूसरी तरफ विज्ञान की भी शिक्षा मिले। लेकिन वो कह रहे हैं एनआरसी है, एनआरसी है। अरे एनआरसी जब आएगा तो एनआरसी देश के लिए बहुत जरूरी है, वो देखा जाएगा समय में। जब देश की जनता उसे कबूल करेगी तो ओवैसी को भी कबूल करना पड़ेगा। ओवैसी ये मानते हैं ना कि भारत एक नागरिक का एक सिटीजन नंबर होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए। ये मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा गिरिराज जी, एक चिट्ठी है जो लिखी गई है AIMPLB द्वारा, जिसमें जो बड़ी बड़ी बातें कही गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये लिखा गया है कि RSS की विचारधारा की प्रतिनिधि पार्टी वो अल्पसंख्यकों के लिए खुले तौर पर, खासकर मुसलमानों के संबंध में नकारात्मक विचार रखती है, और आपकी कथनी, और प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ और सबका विश्वास, और जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क को दिखा रहा है। ये उस पर आप क्या जवाब देंगे? शर्म आनी चाहिए ओवैसी को। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास पंचायती राज का, 33% आवास देश में मैंने मुसलमानों को दिया है, अल्पसंख्यकों को दिया है। कौन सी कथनी करनी मंत्र है? आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है मुसलमानों को, ये कौन सी कथनी करनी में है? अगर उज्ज्वला मिला तो कौन सी कथनी करनी में है? हाँ, कथनी करनी में है ओवैसी जहर बोते हैं, हम जहर बोने के विरोधी हैं, और वो चाहते हैं फिर भारत दो टुकड़े में बने, मुसलमानों में जहर बोने का काम करते हैं। ये बात सच है कि नहीं है? ओवैसी क्या बोलते हैं कि मुसलमानों का नागरिक। अब हम कहाँ जाएंगे ये तो बताते। हमारा सर कलम कौन कर रहा है? यही ओवैसी है जो हैदराबाद में तन से सर जुदा करने के आंदोलन करवा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक तो ये जो मैंने अभी आपके सामने स्टेटमेंट रखा था, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेटमेंट था, और साथ ही जो एक और स्टेटमेंट आया, शफीकुर रहमान बक ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ही फंडिंग शुरू कर दे तो इन मदरसों को बाहर से फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उस पर आपका क्या स्टैंड है? उसी की तो शुरुआत है, पहले सर्वे तो होने दें। सर्वे भी नहीं होने दे रहे हैं, पहले जान तो ले। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है, उस शुरुआत को सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग केवल जहर बोने का काम करते हैं। ये जिन्ना के DNA वाले लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। भारत के हिंदुओं को डराने की काम कर रहे हैं, कहीं गर्दन काट रहे हैं सर तन से जुदा। ये सब माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सर वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप मदरसों पर एक्शन ले रहे हैं, मदरसों का सर्वे करा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि मठों का, गुरुकुल का, सरस्वती शिशु मंदिरों का, धार्मिक संस्थानों का सर्वे कब कराया जाएगा? पहले जो हालिये पर खड़ा है जिसमें नहीं दिया जाता है, वहां तो पहले हो जाए, एक होने दीजिए। हिंदू आप देखें, बाल विवाह लागू हुआ 1947 के बाद जब देश बटा तो, लेकिन हिंदुओं ने मान लिया। इन्हें 3 तलाक मानने में देर दुखा रहा है। ये नहीं, हिंदू जितना लिबरल होता है उतना कोई लिबरल नहीं होता। जितना दूसरे का सम्मान करता कोई नहीं सम्मान करता। ये तो केवल जहर बोते हैं और जहर बो करके देश को बांटना चाहते हैं।
आपने बिहार में भी कहा कि सरकार को कदम उठाने चाहिए, जैसे कदम उठाए गए असम सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आपको उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई मदरसों को लेकर? हुई है, यहाँ भी वही हालात है, बिहार में भी, इसलिए बिहार में भी ये होनी चाहिए, देश के हर भाग में होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ। आज तक कभी आपने देखा है कि भारत के जैसा मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं होगा? इतना बढ़िया मुस्लिम राष्ट्रों में भी इतना सुविधा युक्त नहीं होगा। यहाँ तो याकूब मेमन जैसे आतंकवादी के लिए भी रात को दरवाजे खुलते हैं, जज बैठते हैं, कोर्ट बैठता है। कौन सा देश है साहब? और फिर भी आप गाली देते हैं। आप सब सुविधा लेते हैं फिर भी गाली देते हैं। ये गाली भी देना और देश में डराना भी, सर तन से जुदा भी करना और शोभा यात्रा पर गोलियों का बौछार करना, तलवार लेना, ये कौन कर रहा है? बताएंगे ओवैसी कि कौन कर रहा है? किसी को देखा है हिंदू को कि जो किसी तजिया के शोभा यात्रा में किसी ने तलवार उठाया होगा कहीं देश में? लेकिन ये लोग सोची समझी रणनीति के तहत इस साल देश में सर तन से जुदा का भी नारे दे रहे हैं, काटने का भी काम किया। ये डराने का काम कर रहे हैं भारत में, भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, भारत में एक नए अध्याय लिखना चाहते हैं जो संभव नहीं है। बिहार को लेकर आपकी चिंताएं क्या क्या? आपने कहा कि यहाँ पर कुछ इस तरह के हालात हैं। जब आप ये कहते हैं तो किस तरह के हालात की आप बात कर रहे हैं, और खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में जिन मदरसों की आप बात कर रहे हैं उन्हें लेकर, और आप क्या शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ जो आपकी चिंताएं? तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा PFI यहाँ फल फूल रहा है। 500 स्कूलों में शरिया कानून के तहत यहाँ छुट्टियां हो रही है, यानी यहाँ मुस्लिम धर्म के आधार पे काम हो रहा है। यहाँ की सरकार को भी जो देश में एक देश एक कानून है वो कानून लाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन सर आप भी सरकार में थे, ये सवाल भी पूछा जाएगा कि सरकार में तो नीतीश कुमार पहले आप ही के साथ थे, तो उस दौरान आपने वो कौन कौन से कदम उठाए? उस समय भी हम उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते उनको हर समय ये याद दिलाते रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब भी ऐसा कोई काम किया है हम आगाह करने का काम किया है, गठबंधन धर्म का भी पालन किया और अपनी बात भी रखा जो राज्य की जनता चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी जी न्यूज से बात करने के लिए, और जो आपके स्टेटमेंट्स रहे हैं बीते दिनों में उन पर और ज्यादा स्पष्टता के साथ हमारे दर्शकों को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो आप लगातार देख और सुन रहे हैं, जो पूछा जा रहा है एक सवाल, क्या मदरसों में आतंकी दिखते हैं, क्या मदरसों में जिहाद फैक्ट्री दिखती है, क्या मदरसों के सर्वे की बात इसलिए की जा रही है, ये AIMPLB का सवाल है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, दो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे यहां पर। एक तस्वीर जो AIMPLB यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सवाल से जुड़ी है, और दूसरी तस्वीर है कर्नाटक के मुरुगा मठ की। यहां के मुख्य पुजारी को पुलिस ने पकड़ा है, 2 नाबालिग लड़कियों के शोषण का आरोप है। तो ये सवाल दूसरी तरफ से उठाया जा रहा है कि जब मदरसों का सर्वे हो सकता है तो मठों और गुरुकुलों का सर्वे क्यों नहीं हो सकता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मठों और गुरुकुलों में कुछ अनैतिक होने के कभी आरोप लगे ना हो? ऐसे पहले ऐसा नहीं है, तो आरोप लगते रहे हैं और मांग बार बार यही उठी है कि समान नजरिए से, जैसा कि अभी हमने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी सवाल पूछा, समान भाव से सबको देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी कुछ पक्ष को लगता है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है, अलग पक्ष के लिए अलग मापदंड है। सबका विश्वास और सबका विश्वास की बात तो की जाती है, लेकिन अविश्वास एक समुदाय के प्रति ही होता है। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से यहाँ पर सुबुही खान, जब गिरिराज सिंह जी ने ये डिस्कशन ज्वाइन किया तो आप उस समय अपनी बात रख रही थी, मैडम आपकी बात पूरी कर लीजिए। हमें बिठाया क्यों? आपने सुबुही खान तीसरी दफे आ गई। अरे सर आपको सुबुही खान से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सर? अरे कितनी देर आप उन्होंने भी इंतजार किया है, आपने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं उतनी देर से वो भी बात इंतजार कर रही है, तो रुक जाइए सर, 30 सेकंड और रुक जाइए जी।
अदिति, बार बार मदरसों की कंपैरिजन में मठ की या आश्रम्स की बात हो रही है। मैं एक उदाहरण पूरी जिम्मेदारी के साथ देना चाहती हूं। अगर कल को हमें पता चले कि चीन द्वारा फंडेड कोई गुरुकुल या आश्रम भारत में चल रहा है, तो हमें उसकी भी जांच करनी चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि आखिर चीन क्यों पैसा भेज के हमारे देश के अंदर वो इंस्टीट्यूशन चला रहा है। अरे जो देश हमारे दुश्मन है, जो खंड खंड हमारे देश को बांट देना चाहते हैं, वो अगर पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? फ्री में नहीं लगाएंगे, कोई ना कोई एजेंडा चला रहे हैं। टर्की पैसा लगा रहा है, सऊदी अरब से पैसा आ रहा है। आपको क्या लगता है कि वो बहुत मुसलमानों के हितैषी हैं? अगर इतने हितैषी है, क्या वो इन मुसलमान बच्चों को अपने देश में बुलाकर पढ़ा लिखा लेंगे या किसी भी मुसलमान को नागरिकता दे देंगे? नहीं, फंडिंग करके मदरसे खड़े कर करके हमारे ही बच्चों को हमारे ही देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। हमारे ही बच्चों को मानसिक तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है। वो भारत के बच्चे हैं, उनमें से कोई एपीजे कलाम निकल सकता है। ये लोग क्यों नहीं चाहते कि वो साइंस पढ़े, अंग्रेजी पढ़े या दुनिया में आगे बढ़े? किस चीज की परेशानी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? मौलाना गुलाम सरवर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। बच्चों को विषैली तालीम दी जा रही है, ये आरोप लगा रही हैं सुबोई खान कुछ मदरसों में। देखिए, हर सिक्के का दो पहलू है। सकारात्मक और नकारात्मक शब्द हिंदी में, जिसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। मैं सकारात्मक सोचता हूं इसमें। सरकार की मंशा कुछ भी हो, जैसा अभी सुमैया बहन कह रही थी, मंशा पर सवाल उठा रही थी। मैं तो मंशा पर सवाल ही नहीं उठाता हूं। सरकार की मंशा क्या है वो सरकार समझे, लेकिन मैं अपने लोगों को कहता हूं कि आप सकारात्मक लीजिए। सर्वे गारंटी है कि वो हमारे हित में होगा, इसलिए कि इसकी ज़रूरत हम लोग भी महसूस करते थे कि मदरसे का एक बार सर्वे हो, एक डेटा आए सामने, कहाँ क्या है, क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, बच्चे कितने हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसी तालीम हो रही है, क्या वो तालीम जो उनको दी जा रही है वो समाज के लिए, देश के लिए फ़ायदेमंद होगा या खुद उनकी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, या फिर वो मतलब जो अब तक निज़ाम तालीम है जिस पर खुद कई बड़े आलिमों ने भी सवाल उठाया। ये नहीं कि सरकार कह रही है, कई बड़े स्कॉलर्स ने सवाल उठाया, रिफॉर्म की बात भी हुई है, तो सर्वे हो, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। रही बात आरोप की, तो आरोप पहले भी लगे थे, आज भी लगे हैं, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपडेट हो जाएगा तो आरोप नहीं लगेगा। आरोप तो लगेगा ही लगेगा। हमारा आरोप लगाने वाले का काम है लगाना, और अगर हम पर आरोप लगता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका उत्तर सही सा दे दें, ताकि वो लोग जो आरोप लगाने वाले हैं किया जा रहा है। अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा? अभी केंद्रीय मंत्री ने ये कहा, सुमैया राणा, आपने सुना गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा? गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि जब हमें पता चलेगा कि कितने छात्रों को मदद की जरूरत है और हम क्या मदद कर सकते हैं, तभी तो कर पाएंगे किसी की मदद। इसीलिए सर्वे कराया जा रहा है। तो इसे मजहबी चश्मे से, राजनीतिक चश्मे से, वोट के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? मैंने तो अदिति जी शुरू में यही बात बोल दी, लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि सरकार की मंशा क्या है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपनी बुलडोजिंग के चक्कर में, किसी पर्टिकुलर अपनी किसी द्वेष भावना में वो इमारतों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कर रहे हैं, या वाकई में उनको मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के हित के बारे में उनको ख्याल है, वो उनके हकूक के बारे में सोचती हैं। तो ये सब कुछ, तो ये जो सर्वे कर रहे हैं, इसके बाद ये जब सर्वे शुरू होगा तो उनकी नीयत खुद सामने आ जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूं। नहीं सुनिए, आप ये जो इस तरह के स्टेटमेंट है, ये सर्वे नहीं, ये तो मिनी एनआरसी है, या फिर ये मैं बार बार आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी है उसका जिक्र कर रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों अब मामूली उल्लंघन हुआ उस पर इस तरह के कदम उठा लिए गए। ये तो फिर सिर्फ एक आरोप हुआ ना, और फिर वही सवाल उठेगा। अगर आपकी नीयत साफ है, आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले दिनों में जो कुछ देखने को मिला है वो इसी तरीके की, क्योंकि शिक्षा के मंदिरों पे इससे पहले भी बुलडोजर भी चले हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है आप जान सकते हैं, चाहे वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी हो। और इसी क्रम में उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मदरसों का भी वो यही हाल करें, बजाय इसके कि सर्वे की आड़ में ये अपना कुछ उसमें बदला निकालें, या जो भी इनकी द्वेष भावना है। अगर ये ईमानदारी से करते हैं तो इसका स्वागत है और होना चाहिए, लेकिन अगर ये सरकार की मंशा अगर इसके खिलाफ है
कि सिर्फ ये मदरसा के नाम से या मुसलमानों के नाम से वहां पर लोगों को गुमराह करने के लिए या एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष से वो करने के लिए कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं, तो फिर आप एक बात बताइए मुझे, ये आप अब ये डिसाइड कैसे होगा? ये जो मंशा है ये तो आप अज्यूम कर रही है ना, सरकार का स्टैंड तो मैम यही है कि हम बच्चों तक फायदा पहुंचाना चाहते हैं स्कीम्स का। मैं बता रही हूँ ये कैसे होगा। आप दोनों बातें कह रही हैं इस समय, ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है सुमैया राणा जी। आप एक तरफ कह रही हैं बच्चों का फायदा होता हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर दूसरी तरफ आप कहती है नहीं मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कुछ कहा है मैं उसे भी समर्थन देती हूँ। इंतजार तो कर लीजिए सर्वे की रिपोर्ट क्या आती है। मैंने अपने पहले ही कमेंट पे ये बोल दिया था कि ये सब कुछ सरकार की मंशा पे डिपेंड करेगा, वो कैसे कर रही है और क्या उसकी नियत है, वो सारा नियत का खेल होगा। और ये नियत तब सामने आएगी। मैं सुमैया से एक बात कहना चाहती हूँ कि इनका, मैं एक मिनट बात कर लूं। मैं अदिति से पूछना चाहता हूँ मंशा का बैरोमीटर क्या होगा? वही सवाल मैंने उनसे पूछा था, वही सवाल पूछा मैंने उनसे, वही सवाल पूछा था सर, अभी वही एग्जैक्टली वही सवाल पूछा है मैंने उनसे। मैं उस बैरोमीटर को भी बता देती हूँ। अगर किसी मदरसे में कोई खामी नजर आती है तो उस कंक्रीट की बनी बिल्डिंग को ढहाना उसका इलाज नहीं होगा। वहां पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो इंतजामिया है, जो वहां कार्रवाई होनी चाहिए। चाहती है जिनका सर्वे किया जाएगा, जहां कुछ कमियां मिलेंगी उन्हीं को तो बुलडोजर से उन्हीं पे तो एक्शन लिया जाएगा, उनमें सुधार किया जाएगा। उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा ना, बस मैं तो नहीं कर सकते ना, एक साथ तो नहीं कर सकते। अब आ गई ना बात, वहीं पे आ गई कि क्या ये बुलडोजर चलाने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं? नहीं, आप इस पे क्यों आ रही हैं? आप बुलडोजर पर क्यों आ रही हैं? सर्वे करने के बाद ही तो निश्चित किया जाएगा। क्या मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका। आप अपने आप ही कह रही हैं, बुलडोजर की बात कहां से आ गई? सर्वे से ये तो आम वहां के कार्यकर्ताओं की, उनकी भत्ता के, उनके लिए पैसों के लिए, उनके एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए सब कुछ हो रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? बुलडोजर को ये एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हो रहा है सर्वे। एक सेकंड, बुलडोजर के बिना जांच नहीं हो सकती। जी सुमैया, आप पहली बात तो प्लीज अज्यूम मत कीजिए कि सर्वे के बाद बुलडोजर ही चलाए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें भारतीय नागरिक होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से समझना चाहिए। बहुत सारी गोचर जमीनें हमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, बहुत सारे तालाबें हमने पाट के उन पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी, चाहे वहां पे मंदिर हो, चाहे वहां पे आश्रम हो, चाहे वहां पे मठ हो, चाहे वहां पे मदरसा हो, चाहे वहां पे मस्जिद हो। अगर ऐसी जगहों पे हमने इमारतें खड़ी कर रखी हैं जो हमारे भारत के लिए, दूसरे विषयों के लिए जरूरी है, हो सकता है कि कहीं तालाब की आवश्यकता हो, इमारत खड़ी है, तो बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चलना एक संवैधानिक, एक लीगल, एक प्रोसेस है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो एक इलीगल चीज है जो हो रही है या हो जाएगी? प्लीज मुसलमान बन के मत देखिए सुमैया। पहली बात तो बुलडोजर चल नहीं रहा है, दूसरा लीगली अगर चलेगा तो उसके भी पैरामीटर्स हैं, उसको फॉलो किया जाएगा। तीसरी बात, आप माशाल्लाह, आपके फादर एस्टैब्लिश्ड हैं, आपको माशाल्लाह तालीम अच्छी मिली, आप नेशनल टीवी पे बैठी हैं। मैं माशाल्लाह मुझे अच्छी तालीम मिली, मैं नेशनल टीवी पर बैठी हूं। कुछ बेचारे मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती, शिक्षा तो उनके लिए ख्वाब है। उन बच्चों को अगर जिंदगी में तरक्की करने का, या आपकी और मेरी तरह टीवी पर बैठने का, या अपने देश का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा, तो उस मौके में हमें उनका साथ देना चाहिए। इतना शक नहीं करना चाहिए। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति पर शक करेंगी तो वो आपको 56 भोग भी सजा के देगा, तो आपको ये डर लगेगा कि इसमें जहर ना मिलाओ। अरे विश्वास तो कीजिए, अच्छे काम में तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। राजनीति करने के बहुत मुद्दे होते हैं, उन छोटे बच्चों का भविष्य आप, मैं या सरवर जी या हमारे जैसे पढ़े लिखे मुसलमान नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ओवैसी साहब जैसे लोगों से तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पिछली 3 जनरेशन में अपने बड़े बड़े महल बना लिए, और उसी हैदराबाद में मुसलमान आज भी फल बेचता है, उसी हैदराबाद में मुसलमान आज भी सब्जी बेचता है, पंक्चर भी लगाता है। छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों को अरब से शेख आके खरीद के लेकर जाते हैं। आप और मैं महिलाएं, हमारे बच्चों के साथ ही हो रहा है इस्लाम के नाम पर। कम से कम उसमें तो रिफॉर्म के लिए हम लोगों को साथ देना चाहिए। आप रिफॉर्म की बात ठीक नहीं है सुमैया, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट राइट। नहीं ठीक है सुमैया बार बार ये बात कह रही है, लेकिन सुबह वो जाहिर तौर पर एक क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रही है, लेकिन वो ये बात तो कह रही हैं कि स्टूडेंट्स का, छात्रों का अगर भला होता है तो अच्छी बात है, तो ये सर्वे अच्छा है।
ये बात वो कह रही है, लेकिन उनके मन में बहुत सारे डर है, बहुत कहना चाहिए मन में कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, जिन्हें वो बार बार लगातार जाहिर कर रही हैं। मैं भी वही बात कह रही हूँ सुबुई कि अगर वो शिक्षा का मंदिर है, सुमैया के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। मौलाना गुलाम सरवर। आदिति, सवाल एक तो शक का तो चल ही रहा था, वो तो जवाब इन्होंने दे दिया कि उसका इलाज नहीं है, लेकिन आपने चिट्ठी का जिक्र किया 2-3 बार 4 बार हो गया पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी का, तो शायद आपके संज्ञान में होना चाहिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड की एक चिट्ठी बहुत ज़्यादा वायरल किया गया था जब ये आदेश आया था कि कोई भी व्यक्ति मतलब मुसलमान टीवी चैनल पर डिबेट में ना जाए। ये वाज़ाफ्ता मतलब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी किया, मैंने उस चिट्ठी का ऑपरेशन किया, 22 वीडियोस मैंने बनाए और पर्सनल लॉ बोर्ड के एक पदाधिकारियों को मैंने याद कराया, जो कॉज उन्होंने बताए, कारण क्यों नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि टीवी डिबेट से ही पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है, जितने दंगे फसाद और फलां चिला वो सब डिबेट से। आप मुद्दे पर आ जाए तो बेहतर होगा। एक सेकंड, मैं चिट्ठी की बात कर रहा हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड के अस्तित्व पर संकट है, ये मैं बताना चाहता हूं। दरअसल पर्सनल लॉ बोर्ड अब चिट्ठी तक सीमित रह गई है, उसको उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं, कोई योजना नहीं। एक सेकेंड, तो आप ये बात मान रहे हैं जो कंसर्न्स उठाए गए उनके द्वारा, वो कंसर्न्स एक मुसलमान के कंसर्न्स नहीं है, ये कह सकते हैं आप? एक आम पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी मुसलमान आज भी ये चाहता है कि मदरसे का आधुनिकीकरण हो, वहां से पढ़ा लिखा लड़का वैसा निकले कि वो किसी का मोहताज नहीं हो, वो देने की स्थिति में हो, लेने की स्थिति में नहीं हो। अब तक मदरसे में जो शिक्षा दी गई उसमें 80% लोगों के हाथ ऐसे हैं, आज भी 20% ऐसे आ रहा है। लेकिन आम मुसलमानों की इच्छा है कि 100% मुस्लिम जो छात्र मदरसे से निकले उसका हाथ ऐसे हो, वो देने योग्य हो जाए, लेने वाला ना हो। तो जाहिर सी बात है सरकार की नीयत अपनी जगह है, वो सरकार को मुबारक हो, समय आने पर पता चलेगा। अब बार बार हम नीयत पर घेरेंगे, पुराने इतिहास को कुरेदेंगे तो उन सरकारों की क्या नीयत रही हो, क्या कर दिया। साहब, जब मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन हुआ तो यही मौलाना, ठीक है, तो मतलब आप कुल मिलाकर यही कह रहे हैं, मौलाना सरवर मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, आप ये कह रहे हैं सर्वे में बुराई नहीं है? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। मुफ्ती वजाद कासमी। हाँ बिल्कुल आदिति, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जो मदरसे हैं, मैंने तो सर्वे किया हुआ है, बाकी सरकार का सर्वे भी सामने आ जाएगा। जो मदरसे हैं वहां पर 95% जो तादाद है स्टूडेंट की, वो गरीब है, नादार है, मिस्कीन है। तो ये जो फीस नहीं अदा कर सकते मदरसे, उनके खर्चे उठाकर उनको पढ़ाते हैं, तो ये समझ लीजिए ओवैसी जी उनके दुश्मन है, उन गरीब मुसलमान बच्चों के जिनको मदरसा शिक्षा देना चाहता है। क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब सर्वे हो जाएगा मदारिस का तो ये सब चीजें सामने आ जाएंगी, वहां क्या कमियां हैं, सरकार को क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं एक अभी बहुत बड़ी किसी मीटिंग में था, तो वहां सरकार, यूपी सरकार के प्रतिनिधि भी थे कई बड़े, तो वहां पर बहुत फिक्रमंदी के साथ मदरसे को, जो अभी गुलाम सरवर साहब कह रहे थे कि मॉडर्न हो जाना चाहिए, अच्छी तालीम, उस पर गौर किया जा रहा था। एक दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ओवैसी का जो बयान था वो ये था कि ये मिनी छोटी एनआरसी है, तो एनआरसी से मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। मैं समझता हूं कि मुसलमान भी उतना ही भारतीय है जितना और लोग भारतीय हैं, और किसी भी भारतीय को एनआरसी से कोई तकलीफ नहीं है और ना होनी चाहिए, और ना इस तरह की बदगुमानियां ओवैसी को फैलानी चाहिए। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।